अब है हमारे पास चैप्टर अगला, मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 4, मांग का अर्थ क्या है। साधारण भाषा में मांग का अर्थ किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से लिया जाता है, लेकिन इच्छा और मांग में बहुत अंतर है। इच्छा किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह मात्र है, जबकि मांग में 5 निर्धारित तत्वों का होना ज़रूरी है। वस्तु की प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा को पूरा करने के लिए धन होना चाहिए, धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, मांगी गई वस्तु की मात्रा और समय से संबंध, मांगी गई वस्तु की मात्रा और कीमत से संबंध का होना ज़रूरी है। जब ये 5 चीज़ें मिलेंगी तो वस्तु की मांग बनेगी। साधारण शब्दों में कहें कि जिन वस्तुओं को खरीदने के लिए हम साधन जुटा पाते हैं वो उस वस्तु की मांग कहलाती है। कहने का मतलब एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बाज़ार के उपभोक्ता उस वस्तु की जितनी मात्राओं की मांग करते हैं वो उस वस्तु की मांग कहलाती है। उसी तरह से मांग और इच्छा में ये अंतर है कि किसी वस्तु की चाह होना और पर्याप्त धन ना होना केवल मात्र इच्छा कहलाती है। यदि हम 100 रुपये में कार खरीदना चाहें तो वो एक असंभव है, तो उस तरह की जो चाह है वो इच्छा कहलाएगी। जबकि मांग वो तभी पूरी होगी जब हम उस वस्तु को खरीदने की चाह रखते हैं और हमारे पास पर्याप्त धन है और हम धन को खर्च करने के लिए तैयार हैं और हम उस वस्तु की कीमत को जानते हैं और खर्च करने के लिए दे रहे हैं। साधारणतः वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए 5 निर्धारक तत्वों का वर्णन किया गया है। 5 निर्धारक तत्वों का होना ज़रूरी है, तभी कोई वस्तु की मांग कहलाएगी। अब है हमारे पास मांग तालिका किसे कहते हैं। मांग तालिका में कीमत और वस्तु की खरीदी गई मात्रा और कीमत के संबंधों को दर्शाया जाता है, जिसमें एक तरफ वस्तु की खरीदी गई मात्रा के बारे में वर्णन किया जाता है, दूसरी तरफ कीमतों के बारे में वर्णन किया जाता है कि विभिन्न कीमतों पर उसकी कितनी मात्राओं की मांग की जाती है। उसे मांग तालिका कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और एक होती है हमारे पास बाजार मांग तालिका। सबसे पहले हम व्यक्तिगत मांग तालिका के बारे में चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति की वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उसकी जितनी मात्राओं की मांग की जाती है वह मांग तालिका कहलाती है। जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ वस्तु की कीमतें हैं, दूसरी तरफ वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 25 रुपये है तो वस्तु की मांग 1 है। जब वस्तु की कीमत 20 रुपये है तो मांग 2 हो जाती है। जब 15 है तो 3 हो जाती है और जब 10 है तो 4 हो जाती है। कहने का मतलब ये है, एक तरफ कीमतें कम हो रही हैं, दूसरी तरफ मांग बढ़ रही है। यह विभिन्न कीमतों पर उन वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं की मांग या के संबंधों को दर्शाता है। फिर आता है हमारे पास बाजार मांग तालिका। इसमें बाजार के विभिन्न उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्राओं की मांग करते हैं, उन सब के जोड़ को दर्शाया जाता है। अब जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ कीमतों के बारे में बताया गया है, दूसरी तरफ हम एक व्यक्ति की मांग और दूसरा बी व्यक्ति की मांग के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति विभिन्न कीमतों पर उन वस्तुओं की कितनी मात्राओं की मांग करता है, ए, बी कितनी करता है, और इन सब का जोड़ कहलाता है सी, जिसे हम बाज़ार मांग कहते हैं। हम मानते हैं कि बाज़ार में 2 ही व्यक्ति हैं, ए और बी। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो बाज़ार बनता है। तो इन दोनों की मांग को जोड़ने से हमारे पास बाज़ार मांग प्राप्त होगी, जो ये बताती है कि इनका जोड़ बाज़ार मांग है। और इसी तरह हम अगर इनका चित्रों में प्रस्तुतिकरण करें तो व्यक्तिगत मांग तालिका को हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। एक तरफ कीमत ले लेते हैं, दूसरी तरफ मांग ले लेते हैं। एक तरफ हम कीमत ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम मांग ले रहे हैं। कीमत लिखते हैं, दूसरी तरफ हम मांग लिखते हैं। और जब वस्तु की कीमत 25 रुपये है तो हम उस वस्तु की 1 मात्रा खरीदते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसको और लाइन खींच लेंगे। उसी तरह दूसरी स्थिति में हम जब वस्तु की कीमत 20 है तो हम उसकी 2 मांग करते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर मिलाते हैं तो ये इस तरह से
मिल जाएगी। और इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। तो जो ये डायग्राम बनता है उसे कहते हैं मांग वक्र। हम देखते हैं इसका ढलान ऋणात्मक होता है, जो ये बताता है कि कीमत और मांग में जो संबंध है वो ऋणात्मक है। उसी तरीके से हम ए का, बी का और बाज़ार मांग को भी चित्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब चित्रों में जैसे ये ए का मांग वक्र दर्शाया गया है, ये बी व्यक्ति का मांग वक्र दर्शाया गया है और ये सी बाज़ार मांग को दर्शाया गया है, बाज़ार मांग तालिका को दर्शाता है, जो ये बताता है कि विभिन्न कीमतों पर एक व्यक्ति कितनी मांग करता है, बी व्यक्ति कितनी मांग करता है और बाज़ार में उस वस्तु की कितनी मांग। अब प्रश्न बढ़ता है हमारे पास, मांग वक्र किसे कहते हैं? जिसमें कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंधों को प्रकट किया, जिसमें मांग और कीमत के संबंधों को प्रकट करे, वो क्या कहलाती है? मांग वक्र। फिर मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? मांग को कौन कौन से निर्धारित करते हैं, कौन कौन से प्रभावित करते हैं मांग को तत्व? वो दो हैं, ये व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। सबसे पहले आता है वस्तु की कीमत। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, कीमत कम होने पर मांग कम होती है। फिर आता है अन्य वस्तुओं की कीमतें। अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन आने के कारण ये दो तरह की होती है, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन, जिनका एक के स्थान पर दूसरे का उपयोग किया जाता है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपयोग करेंगे, कॉफ़ी के स्थान पर चाय का उपयोग करेंगे, किन्नू के स्थान पर संतरे का उपयोग करेंगे, संतरे के स्थान पर किन्नू का उपयोग करेंगे। तो एक की कीमत बढ़ने पर हम दूसरी वस्तु को खरीदते हैं। पूरक वस्तुएं वो होती है जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती हैं, जो मिलकर मांग को पूरा करती हैं, जैसे कैमरा और रील, गाड़ी और पेट्रोल। एक की कीमत बढ़ेगी तो दोनों पर उसकी वस्तु की मांग का प्रभाव पड़ेगा। एक की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी, एक की कीमत अधिक होती है तो मांग दोनों की कम हो जाएगी। फिर आता हमारा भोक्ता की आय। यदि भोक्ता की आय अधिक है तो सामान्य वस्तुएं अधिक खरीदेगा, भोक्ता की आय कम है तो वो वस्तुएं कम खरीदता है। लेकिन गिफिन वस्तुओं की स्थिति में उल्टा होता है, आय कम होती है तो हम गिफिन वस्तुएं ज़्यादा खरीदते हैं और आय अधिक होती हैं तो हम गिफिन वस्तुएं कम खरीदते हैं। कहने का मतलब है कि आय और सामान्य वस्तु की स्थिति में धनात्मक संबंध होता है आय और मांग में, और गिफिन वस्तुओं की स्थिति में ऋणात्मक संबंध होता है। फिर आता है भोक्ता की आय और रुचियाँ। आय और रुचियाँ बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है, आय रुचि कम होने के कारण उनकी मांग कम होती है। भविष्य में कीमतें बढ़ने की संभावना हो तो वर्तमान में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत अधिक होने की संभावना होती है तो वर्तमान में मांग बढ़ जाती है। फिर आता है हमारे पास बाजार मांग फलन। बाजार की मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करती है? जनसंख्या। जनसंख्या अधिक होने के कारण मांग बढ़ती है, जनसंख्या कम होने के कारण मांग कम होती है। सरकार की नीति। यदि सरकार की नीति के द्वारा भी मांग बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सरकार कर लगाकर वस्तुओं की कीमतें बढ़ाती है और मांग कम हो जाती है। और आय वितरण। यदि आय का वितरण समान है, अमीर और गरीब में अंतर कम है, तो आय का वितरण समान होने पर मांग बढ़ती है, आय का वितरण असमान होने पर मांग कम हो। जलवायु। जलवायु मतलब मौसम। मौसम में परिवर्तन आने के कारण भी मांग में प्रभाव पड़ता है। गर्मी के दिनों में मांग उन वस्तुओं की बढ़ जाती है जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, पंखों की मांग बढ़ेगी। जबकि सर्दी के मौसम में सर्दी की जो चीज़ें होती हैं उनकी मांग बढ़ती है, जैसे कि हीटर की मांग बढ़ जाएगी, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लगेगी। फिर आता हमारे पास मांग का नियम क्या है? अन्य सब बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। मतलब नेगेटिव रिलेशन है कीमत और मांग का। कीमत बढ़ने पर मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। दोनों में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, आय में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, रुचि में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, भविष्य में कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तभी ये नियम लागू हो पाता है। इन चीज़ों को स्थिर मानकर चलना पड़ता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। फिर प्रश्न आता है हमारे पास, ये नियम लागू क्यों होता है? दोनों में रिलेशनशिप नेगेटिव क्यों है? मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है? सबसे पहले आता है हमारे पास घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ये हमने पीछे भी पढ़ा। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की इकाइयों का उपयोग करते हैं तो उससे संतुष्टि, मज़ा, धीरे धीरे आनंद कम कम होता जाता है। इसलिए अब हम अगले से अगली इकाई के लिए पहले की अपेक्षा कम कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहली इकाई से ज़्यादा आनंद आता है, इसलिए हम उसके लिए ज़्यादा कीमत देने के लिए तय होते हैं। इसलिए जैसे जैसे हम इस इकाइयों का अधिक उपयोग करेंगे तो पहले की अपेक्षा हम उसका कम कीमत देने को तैयार होंगे। अब है हमारे पास वास्तविक आय। यदि व्यक्ति की वास्तविक आय
अधिक या कम हो सकती है, ये कीमतों पर निर्भर करता है। कीमत बढ़ती है यदि किसी वस्तु की, तो हमारी वास्तविक आय कम हो जाती है, और यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास 2 रुपये हैं और 2 रुपये में एक सेब आता है, तो मैं अपने 2 रुपये कहाँ खर्च करता हूँ? सेब पर खर्च करता हूँ। तो 2 रुपये मेरे पास हैं और मैं 2 रुपये वस्तु पर खर्च कर रहा हूँ, सेब ले रहा हूँ 2 रुपये का, तो मेरी आय, वास्तविक आय 0 है। और अब यदि सेब की कीमत कम होकर 1 रुपया हो जाती है और मेरे पास 2 रुपये हैं, तो मैं क्या करता हूँ? तो 2 रुपये में या तो 1 सेब खरीदूँगा या 2 रुपये में 2 सेब खरीद सकता हूँ। कहने का मतलब, यदि मैं 1 ही सेब खरीदता हूँ तो मेरी वास्तविक आय बढ़ जाती है, जो अब 1 रुपया है। उस 1 रुपये का उपयोग मैं उस सेब खरीदने के लिए भी कर सकता हूँ, या फिर उस सेब को नहीं खरीदूंगा तो 1 रुपया बचा कर भी रख सकता हूँ। कहने का मतलब, कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है, उसका उपयोग मैं कहीं पर भी कर सकता हूँ किसी वस्तु को खरीदने के लिए। फिर आता है हमारे पास स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है? जिनका एक स्थान पर दूसरे का उपयोग किया जाता है। यदि एक की कीमत बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं? उस वस्तु को खरीदना कम कर देते हैं। कहने का मतलब, यदि चाय की कीमत बढ़ जाती है तो लोग चाय की मांग कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस मांग को वो कॉफ़ी से पूरा करेंगे। कॉफ़ी की कीमत कम होगी चाय से, तो वो चाय को नहीं खरीदेंगे बल्कि क्या करेंगे? कॉफ़ी को खरीदते हैं। फिर आता हमारे पास नए उपभोक्ता। यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो लोग, कई नए उपभोक्ता भी उसे खरीदने लगते हैं। जो उन वस्तुओं का उपयोग नहीं भी करते हों, वो भी कम कीमत होने पर उन वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है। फिर आता है हमारे पास मांग के नियम के बाद क्या है? मांग का नियम कहाँ लागू नहीं होता? सबसे पहले गिवन वस्तुएं। घटिया वस्तुओं की स्थिति में कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाए, ऐसा गिवन वस्तुओं की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि इन पर यह प्रभाव उल्टा काम करता है। फिर आता प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो समाज में मान सम्मान में वृद्धि करती है, जैसे सोना, चांदी, कीमती सामान। इन वस्तुओं की स्थिति में मांग प्रभाव लागू नहीं होता, मांग का नियम लागू नहीं होता। इन वस्तुएं जैसे लग्जरी गुड्स, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी लोग इनकी ज़्यादा खरीदते हैं। सोना की कीमत ज़्यादा बढ़ती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, कम होती है तो कम खरीदते हैं। फिर अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण भी लोग, जब हमें नॉलेज नहीं होता तो हम दुकानदार से सीधे कहते हैं कि हमें वो सामान दिखाओ जो सबसे अच्छा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो कौन सा सामान सबसे अच्छा होगा। और हम क्या करते हैं? दुकानदार हमें घटिया से घटिया चीज़ महंगी करके दिखाता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसकी कीमत ये बहुत ज़्यादा है, इस कारण ये सबसे अच्छी है। तो हम ये सोचते हैं कि जो वस्तु महंगी हो वो सबसे अच्छी होती है, और जो सबसे कीमत में कम हो वो सबसे घटिया वस्तु होती है। तो उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता, जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो।